कहानी का ये 25वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। धारा आईसीयू में आई और डॉक्टर सुदीप का अभिवादन किया। डॉक्टर गंभीर भाव से वहीं खड़े पेशेंट की पल्स चेक कर रहे थे। हेलो डॉक्टर, कैसी कंडीशन है आपके पेशेंट की? उनके चेहरे पर से होती हुई उसकी नज़र पट्टियों में लिपटे अरिजीत पर पड़ी। ऐसा लगा कि मानो आसमान टूट पड़ा हो। धारा की सांसें रुकने लगी। एक पल को लगा उसकी जान ही निकल जाएगी। अरिजीत! उसके मुंह से चीख सी निकली। आंसू बेसाख्ता उसके गालों पर फिसल गए। अरिजीत! वो डॉक्टर को ढकेलते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में ही नहीं है। क्या आप इसे जानती हो? डॉक्टर ने पूछा, लेकिन धारा को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। ओ, ये क्या हो गया आपको? उसने अरिजीत का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। अरिजीत, ये कैसे हुआ? प्लीज कुछ तो बोलो अरिजीत। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। उसे अपना होश ही नहीं था। डॉक्टर सुदीप किन कर्तव्य विमोट से खड़े थे। धारा की तरफ देखकर लग रहा था कि वो कोई बहुत खास इंसान है उसके लिए। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरे उसे पुकारे जा रही थी। धारा, धारा कौन है ये? आपका कोई रिलेटिव है क्या? डॉक्टर पांडे ने पूछा, लेकिन बदहवास सी धारा ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज संभालो अपने आप को, वो आपकी बात नहीं सुन सकता, होश में नहीं है वो। डॉक्टर ने हाथ पकड़कर उसे बेड के पास से हटाना चाहा, लेकिन उसने उनके हाथ झटक दिए। प्लीज डॉक्टर, वो गिड़गिड़ाई। इन्हें बचा लीजिए, कुछ करिए डॉक्टर, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वह अरिजीत के बेड के पास से हटने को तैयार ही नहीं थी। अरिजीत का बैंडेज किया हुआ पीला पड़ा चेहरा देखकर उसकी जान ही निकली जा रही थी। वो वहीं उसके पास जमीन पर ही बैठ गई। धारा, प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारे हाथ में जितना है हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं है। अभी नया है हमारा हॉस्पिटल, इन्हें हायर सेंटर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर पांडे ने बेबसी से होंठ भींच लिए कहकर। तो भेजिए ना, वो चीख पड़ी। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, आप अभी एम्बुलेंस मंगवाइए, इन्हें भेजिए। वो लगातार रो रही थी। डॉक्टर पांडे बोले, नहीं भेज सकते। देखो, हमने इन्हें ऐसी हालत में भेज दिया तो ये रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। हम इनको ब्लड चढ़ा रहे हैं, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है। सुबह तक थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे और कुणाल सर भी आ जाएंगे। अभी ने स्पेशल एम्बुलेंस में मुंबई भेजा जाएगा। फिर इनका परिवार भी नहीं है यहाँ, उनके कंसेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते। कहकर डॉक्टर सुदीप पांडे ने हाथ मले। धारा तड़प कर बोली, तो क्या मरने देंगे इन्हें? उफ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी हेल्थ के सिवा कुछ भी मायने नहीं रखता। हमें हर हाल में इन्हें बचाना पड़ेगा। डॉक्टर पांडे धारा को समझाते हुए बोले। धारा, मेरी बात सुनिए। मुझे मालूम है कि इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं। समझिए हालात को। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ ना हो। आप इनके लिए दुआ करिए। अब आप जाइए, थक गई होंगी, इतनी दूर से आई हैं। हम इनका ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो चीख कर बोली। फिर जगह का एहसास करके उसका स्वर धीमा हो गया। मुझे यहीं रहने दीजिए, वो फुसफुसाई। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, जा ही नहीं सकती। प्लीज, मैं इनको छोड़कर कैसे चली जाऊं? वो जोर जोर से रो पड़ी कहकर। तो डॉक्टर पांडे बोले, ओ अच्छा ठीक है धारा, आप आराम से चेयर पर बैठ जाइए। मैं आपको नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन जमीन पर बैठकर आपका शरीर अकड़ जाएगा। धारा बोली, मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर, जब तक अरिजीत सही नहीं हो जाते मुझे कुछ नहीं होगा। कहकर धारा फिर बिलखने लगी। डॉक्टर पांडे उसे रोते देखकर बोले, ओके ओके, मेरी बात सुनिए। आप इन्हें ऐसे ही लेटे रहने दीजिएगा, हिलाना मत। 1-2 घंटे में मैं फिर चेक करने आऊँगा। बात मत करिएगा इनसे, होश में आ जाए तब भी नहीं। वो उसे बोलते हुआ कमरे से बाहर निकल गया। धारा इस तब से अरिजीत का हाथ पकड़े वहीं बैठी रही और रोते हुए बोलती रही, कैसे हो गया ये सब? हे ईश्वर, बचा लो अरिजीत को, मेरी जान ले लो भगवान, पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान, इतने प्यारे हम कैसे हो सकते हैं? जिससे भी वो प्यार करेगी, क्या उन सबको
भगवान उसे दूर कर देंगे। अरिजीत तो इतना अच्छा इंसान है, उसे किस बात की सजा मिल रही है? बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसका हाथ सहला रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थी। उसके दो घड़ी के समीपे के लिए पता नहीं कितना इंतजार किया है उसने। आज वो पास तो है, लेकिन उसे ये एहसास भी नहीं है कि धारा उसके इतनी नजदीक बैठी है। वो झुकी और अपने आंसुओं से भीगे होंठ उसके हाथों पर रख दिए। बस नहीं चल रहा था कि अपनी जान निकालकर वो अरिजीत को दे देती। मन ही मन उसके होंठ लगातार प्रार्थना कर रहे थे। अर्ध बेहोशी की हालत में वो फर्श पर टिकी उसके बेड से सटी हुई थी। डॉक्टर सुदीप पांडे ने जब दोबारा अरिजीत के कमरे में कदम रखा तो धारा की दशा देखकर उनका दिल भर आया। वो उसी हालत में आधी बेड पर और आधी जमीन पर थी। आंखों से बहते आंसू ने उसके दूध से सफेद गालों पर अपने निशान छोड़ दिए थे। उसे अपना होश ही नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर में उसके होंठ फिर प्रार्थना में हिलने लगते। पवन भी डॉक्टर के आते ही शीशे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया था। उसने देखा डॉक्टर दूर से ही उन दोनों को निहार रहा है। उसने भी गौर से उस लड़की को देखा जो छोटे साहब के बेड पर औंधी पड़ी थी। वो बड़बड़ाया, कौन है ये? डॉक्टर पांडे ने मॉनिटर पर नजर डाली। अरिजीत का ब्लड प्रेशर और पल्स चेक की और खामोशी से बाहर निकल आए। अभी इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता है। पवन की प्रश्न सूचक दृष्टि को इग्नोर करते हुए वो अपने कक्ष की तरफ बढ़ गए। अभी क्या बताएं कि वो कैसा है? अभी तो बस इंतजार ही किया जा सकता है। कुणाल को धारा ने रात में ही पहुंचकर मैसेज कर दिया था कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। वो सुबह जल्दी जल्दी उठ गया था। धारा से मिलने की खुशी में उसे रात में नींद भी नहीं आई। घर में सब लोग सो रहे थे कि उसने धारा के लिए सैंडविच और कॉफी बनाकर थर्मस में भर ली थी। जल्दी से तैयार होकर वो घर से निकलने ही वाला था कि उसकी माँ उठ गई। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? माँ ने आश्चर्य से बाहें चढ़ाकर देखा। माँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो थोड़ा परेशान होता हुआ बोला, इतनी सुबह सुबह? और ये क्या ले जा रहा है? उन्होंने उसके हाथ में थामे बैग को देखा। वो कुछ नहीं, सैंडविच और कॉफी है। वो थोड़ा झेंपते हुए बोला। ओह! माँ के होंठों पर मुस्कान खिल उठी। वो कुणाल का संकोच समझ गई। धारा के लिए नाश्ता बनाकर ले जा रहा है। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं निकलता हूँ, देर हो जाएगी। कहकर वो अपनी हड़बड़ी छिपाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी माँ जोर से हंस पड़ी। अरे दीदी, क्या हुआ? अकेले अकेले कैसे हंस रही हैं? पीछे से शुभिका की आई तो उन्होंने पूछ लिया। वो अपनी देवरानी को देखकर मुस्कुराई। कुणाल को ऐसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। अरे देखो ना इस दीवाने लड़के को, सुबह अंधेरे इतनी जल्दी उठकर कॉफी और सैंडविच लेकर धारा के पास भाग गया। वो फिर हंस पड़ी। अरे आज से पहले तो कभी कुछ नहीं बनाया, और धारा के लिए कॉफी और सैंडविच। बढ़िया है दीदी, आपका लड़का आपके हाथ से गया। कहकर वो भी हंसने लगी। आज कुणाल का मन बहुत खुश था। धारा के सानिध्य के बारे में सोचकर ही उसे बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। इतनी दूरी और प्रतीक्षा के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उसकी सुंदरी प्रेयसी उसकी आंखों के सामने रहेगी। हॉस्पिटल के सामने जब उसकी कार पहुंची तो वहां अभी सफाई का काम चल रहा था। अब सुबह के 7 बज रहे थे। वो वाकई बहुत जल्दी निकल आया था। सुबह धुली धुली सी बहुत अच्छी लग रही थी। वो सीधे अपने रूम की तरफ गया। डोर पर दस्तक देकर वो अंदर घुसा और धारा को आवाज दी, धारा। लेकिन धारा वहां नहीं थी। बिस्तर पर एक भी सलवट नहीं थी और धारा का सामान वैसे ही पैक रखा था। सुबह सुबह धारा कहाँ चली गई? उसका सामान देखकर तो लग रहा था कि वो रात में अपने बेड पर बैठी भी नहीं है। मन में सोचता हुआ वो अपना बैग वहीं छोड़ रिसेप्शन पर आया। रिसेप्शनिस्ट ऊँघ सी रही थी। 1 घंटे बाद उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती। चीफ को देखते ही वो सजग हो गई। धारा मैम कहाँ है? उसने पूछा तो रिसेप्शनिस्ट बोली, जी वो आईसीयू में है। क्या? क्या हुआ? वो सुनकर ही घबरा गया। जी उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो भी हड़बड़ा गई।
वो एक एक्सीडेंट का केस था इसलिए धारा मैम उसी पेशेंट के रूम में है। उसके बाद अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कुणाल तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ गया। शीशे का डोर खोलकर वो अंदर पहुंचा और अंदर का दूसरा डोर खोलते ही वो थमक कर रुक गया। विस्फारित आंखों से वो उन दोनों को देख रहा था। धारा ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। उसका दूसरा हाथ उसके चेहरे पर था। पता नहीं वो नींद में थी या नहीं, लेकिन बार बार सिसकियां लेने से उसकी पीठ हिल रही थी। वो पत्थर की मूर्ति की तरह दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। शायद उसे ये पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि एक्सीडेंट का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ा शख्स कौन है। वो अपने दिल का दर्द छुपाए चुपके से बाहर निकल आया। बाहर अभी भी सफाई चल रही थी। वो सीधे अपने रेस्ट रूम में चला आया और बेड पर औंधा पड़ गया। बड़े होने के बाद आज तक वो कभी रोया हो उसे याद नहीं था, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे। इतनी दूर आकर उसे क्या हासिल हुआ? जिसे मन प्राणों से चाहा वो तो किसी और को चाहती है, और किस हद तक चाहती है ये बखूबी पता चल रहा था। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था जैसे। नहीं, वो ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। उसने खुद को समझाया, फिर अपना चेहरा साफ किया और उठकर बैठ गया। उसे तो सब बातें पहले ही पता है। धारा का तो कोई दोष ही नहीं है। उसने तो पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। स्वामी उसने धारा को मजबूर किया था कि फैमिली का प्रेशर कम करने के लिए नाम की सगाई कर लेते हैं, लेकिन नाम का रिश्ता जुड़ने से भी पहले उसका दिल धारा से जुड़ गया था। उफ, उफ, कैसे सहन करेगा वो ये दर्द? वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। क्या करे अब वो? एक तरफा प्यार का ऐसा अंजाम होगा उसने सोचा भी नहीं था। अरिजीत के विवाह की बात सुनकर उसे लगा था कि एक न एक दिन धारा उसकी तरफ मुड़ ही जाएगी। ओह गॉड, किस स्थिति में डाल दिया तुमने? इतने दिनों बाद तो वो किसी लड़की की तरफ आकर्षित हुआ था। क्यों ऐसी सजा दे रहे हो भगवान? अपने बालों में हाथ डालकर वो उन्हें खींचने लगा। तनाव चरम पर था। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को तैयार था। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। वह अपने को संभालता हुआ आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। सर, आपके लिए कॉफी लाई थी। रिसेप्शन वाली लड़की कॉफी की ट्रे लेकर खड़ी थी। ले जाइए, नहीं चाहिए, वो तनिक रूखे स्वर में कहकर दरवाजा बंद करने लगा। डॉक्टर पांडे घर चले गए हैं और ये बता रहे थे कि थोड़ी देर में वो एक्सीडेंट केस वाले युवक की फैमिली पहुंचने वाली है। आपसे बात करने को कहा है उन्होंने, वो विनम्रता से बोली और जल्दी जल्दी कहकर मुड़ने लगी। मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन है? कुणाल ने उसे रोककर पूछा तो नर्स बोली, दयानंद सर और डॉक्टर परवेश हैं। डॉक्टर परवेश को मेरे कैबिन में भेजिए, मैं आ रहा हूँ। वो गहरी सांस लेकर गंभीर होकर बोला, ओके सर, कहकर वो मुड़कर वापस चली गई। कुणाल ने दो तीन गहरी गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। कर्तव्य सबसे पहले है। अरिजीत के माता पिता आए उसके पहले उसे अपने पेशेंट की कंडीशन पता होनी चाहिए। डॉक्टर परवेश से बात करके अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस मंगवानी पड़ेगी। पत्नी उसकी कैसी हालत है? उसे शीघ्र अतिशीघ्र मुंबई के बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। वो ये सोचकर अपने कैबिन में चला आया। मैं आई कम इन सर? थोड़ी देर बाद डॉक्टर परवेश ने डोर पर दस्तक दी। यस कम इन। आओ बैठो परवेश। अपने पेशेंट को चेक किया? वो उसका चेहरा देखकर बोला, जी सर, कर लिया, अभी वहीं से आ रहा हूँ। अभी तो स्टेबल लग रहा है, लेकिन खून बहुत बह गया है और सर की चोट ने क्या असर डाला इसके बारे में तो तभी कुछ पता चलेगा जब वो होश में आएगा। वो और कुछ बोल नहीं सका। डॉक्टर परवेश ने आगे कहा, सर, उसके केयर टेकर से बात की तो पता चला कि वो लड़का काफी दिनों से एक्यूट डिप्रेशन से जूझ रहा है। डॉक्टर कुलकर्णी के ट्रीटमेंट में है। कुणाल ने पूछा, कौन डॉक्टर कुलकर्णी? हमारे सर डॉक्टर कुलकर्णी। वो ये सुनकर चौंक उठा। जी हाँ सर, करीब 2 महीने से यहीं कोलाड में रह रहा है। बहुत बुरी हालत में आया था यहाँ। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। परवेश ने बताया। वेरी सैड, उसके मुंह से निकला। वो अपने मन में सोचने लगा। अरिजीत डिप्रेशन में था। धारा ने तो बताया था कि उसने शादी कर ली थी।
फिर वो इस हालत में कैसे पहुंच गया? सर क्या सोचने लगे? डॉक्टर परवेश ने उससे पूछ लिया। कुछ नहीं। उसने मुस्कुराना चाहा लेकिन मुस्कुरा नहीं सका। डॉक्टर परवेश, उसकी फैमिली आने वाली है, आप जरा देख लेना। वो लोग उसे मुंबई ले जाना चाहेंगे। जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करवा देना। वह गंभीरता से बोला। जी सर, कहकर डॉक्टर परवेश कुर्सी से उठ गया। उसके मन में कई सवाल थे लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो पेशेंट के चेकअप के लिए गया था तो उसने धारा को देखा था, जो उस पेशेंट की कंडीशन को लेकर इतनी तकलीफ में थी कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उन दोनों का क्या रिश्ता है। थोड़े दिन पहले ही इनॉग्रेशन में सबसे धारा का परिचय डॉक्टर कुणाल की मंगेतर के रूप में करवाया गया था, और अब ये सब पता नहीं क्या है। धारा की उस युवक के लिए विहलता देखकर वो हैरत में पड़ गया था। परवेश के जाने के बाद कुणाल धारा के बारे में सोचने लगा। क्या उसे अरिजीत के बारे में डॉक्टर मिदुल को बता देना चाहिए? लेकिन उससे पहले तो अरिजीत की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। ये ठीक है कि अभी अरिजीत की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मुंबई का रास्ता काफी लंबा है। इसीलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो और धारा को भी वहां से हटाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि धारा को देखते ही सूर्यवंशी लोगों का गुस्सा धारा पर ही निकल जाए, क्योंकि धारा पहले ही उसे बता चुकी है कि पवित्रा सूर्यवंशी ने उसे क्या कुछ नहीं सुनाया था। वैसे तो इस समय देखा जाए तो कुणाल के नाते से पूरा हॉस्पिटल ही धारा की पोजीशन है, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते। पवित्रा जी के कड़े शब्दों से धारा का दिल नहीं दुखने दे सकता है वो। कुणाल इस बारे में सोचने लगा। इधर रघुवीर साहब, पवित्रा जी और मुक्ता 8:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गए। फ्लाइट के दौरान ही पवित्रा जी की तबीयत बिगड़ गई थी। रघुवीर साहब बहुत घबरा गए थे। पवित्रा जी बहुत ज्यादा टेंशन में थी। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने हेलीकॉप्टर पहले ही बुक किया हुआ था, तो वो लोग कोलार जल्दी पहुंच गए थे और प्लेन में उन्हें प्राथमिक उपचार तो मिल गया था, लेकिन यहाँ आते ही सबसे पहले उन्हें डॉक्टर को ही दिखाना पड़ा। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। वो लगातार अरिजीत से मिलने की जिद कर रही थी। रघुवीर साहब जल्दी से जल्दी अरिजीत को देखना चाहते थे, लेकिन पवित्रा जी की वजह से उन्हें उनके पास बैठना पड़ा। वो बहुत परेशान थी। सारी परेशानियां एक साथ ही टूट पड़ी थी। वो पवित्रा जी को संभाले कि अरिजीत पर ध्यान दे। मुग्धा फौरन आईसीयू की तरफ दौड़ गई थी। डॉक्टर ने उसे अरिजीत को देखने की अनुमति दे दी थी। जैसे ही मुग्धा आईसीयू का दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी, कुणाल सिसकती हुई धारा को अपनी बाहों में संभाले बाहर निकल रहा था। धारा दी, आप यहाँ कैसे? मुग्धा आंखें फाड़े उसे देख रही थी। धारा का किसी चीज पर भी ध्यान नहीं था। कुणाल ने पूछा, आप अरिजीत सूर्यवंशी की रिलेटिव हैं? मुग्धा ने कुणाल की तरफ देखा तो उसने गंभीर स्वर में कहा, जी मैं उनकी बहन हूँ, लेकिन ये धारा दी यहाँ कैसे? जाइए मिल लीजिए अपने भाई से, ये सब बातें बाद में सोचेंगे। वो भारी स्वर में कहकर धारा को लेकर बाहर निकल गया। बाहर खड़ा पवन भी अब धारा को पहचान चुका था। पंडित जी ने तो बताया था कि उनकी भांजी गांव में, फिर ये यहाँ क्या कर रही है और छोटे साहब के लिए इतना क्यों रो रही है? हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर जैसे परवाह से उसे ले जा रहा था। उसे देखते हुए तो लगता है कि वो उसे अच्छी तरह जानता है। कुणाल धारा को लेकर आया और अपने रूम में उसे बेड पर लेटा दिया, लेकिन वो बेचैनी से उठकर बैठ गई। थोड़ा आराम कर लो धारा, कुणाल ने भीगी हुई आवाज में कहा। वो उसकी हालत अच्छी तरह समझ रहा था। उसने एक नजर कुणाल को देखा और आंखें मूंद ली। आंखों से आंसू फिसल फिसल कर उसके गालों पर बहने लगे। कुणाल को उसकी हालत देखकर तरस आने लगा। वो बहुत बिखरी और टूटी हुई लग रही थी। जब से वो आई थी एक शब्द नहीं बोली थी। बाहर डोर पर दस्तक हुई तो कुणाल उठकर डोर की तरफ चला गया। वो आईसीयू वाले पेशेंट के फादर आपसे बात करना चाहते हैं, बाहर खड़े डॉक्टर दयानंद ने बताया। आता हूँ। वो एक नजर धारा पर डालकर बाहर निकल आया। अच्छा है, अकेले में धारा को थोड़ा आराम मिल जाएगा।
रघुवीर साहब अरिजीत की हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। वो अरिजीत को लेकर मुंबई का 125 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से नहीं तय करना चाहते थे। अरिजीत के लिए एक एक पल कीमती था। उनके मुंबई में बहुत संपर्क थे, इसलिए उन्होंने एयर एम्बुलेंस से अरिजीत को मुंबई ले जाने का फैसला लिया था। इसी बारे में वो हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर से बात करना चाहते थे। कुणाल ने भी उनकी किसी बात पर ऐतराज नहीं किया। अगर वो अपने बेटे को एयर एम्बुलेंस से ले जाना चाहते थे तो ये अरिजीत के लिए अच्छा ही था, क्योंकि सड़क मार्ग से कम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते। मुग्धा काफी देर तक खड़ी खड़ी अपने भाई को देखती रही। अरिजीत को होश आ गया था और वो बहुत दर्द में था। डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बाहर निकल आई। वो अपनी मॉम की तरफ गई तो उसने देखा कि रघुवीर साहब प्यार से उसकी मॉम के बाल से ला रहे थे। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। उसे धारा से बात करनी थी। पता नहीं क्या हुआ था कि उनके घर से धारा गायब ही हो गई थी। अभी उसकी हालत देखकर उसे मॉम का वो गुस्सा याद हो आया। वो धारा का नाम लेने तक से चिढ़ जाती थी। उसे धारा से बहुत कुछ जानना था। उसने अपने भाई की तड़प और उसका अकेलापन खूब देखा था। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसका भाई क्यों वैसा गुमसुम और उदास रहने लगा था। यहाँ तक कि अपनी शादी में भी उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। खुशी की चमक नहीं थी, ना ही उल्लास था। वो रिसेप्शन पर पहुंचकर धारा के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने डोर पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने हाथ से दरवाजा ढकेला तो वो खुलता चला गया। धारा घुटनों में मुंह छुपाए वैसे ही बैठी हुई थी जैसे कुणाल उसे छोड़कर गया था। वो जाकर उसके पास बैठ गई। आप कहाँ चली गई थी धारा दी? उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा। धारा ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और चुपचाप देखती रही। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थी। आप हमारे घर से चली आई, फिर कितना कुछ हो गया वहां। उसे चुप देखकर वो कहने लगी। मुग्धा को बहुत दिन बाद अपने दिल की घुटन कम करने का मौका मिला था। वो उसे धीरे धीरे सब बता गई। मॉम का अरिजीत पर प्रेशर डालकर शादी करवाना, रिया का बर्ताव और फिर उसका अरिजीत को छोड़कर चले जाना। कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि एक बार अरिजीत भैया धारा को देख लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धारा भी बुद्ध बनी उसकी बातें सुन रही थी। अभी वो अरिजीत के कोलाड में रहने की बात बताने वाली थी कि कुणाल अंदर आया तो मुग्धा को धारा के पास बैठे देखकर अचकचा गया और मुग्धा भी कुणाल को देखकर चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की अपने भाई और मॉम बाबा को छोड़कर धारा के पास बैठी मिलेगी। धारा उसी तरह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। आपको बाहर देख रहे हैं, उसने मुग्धा से कहा। मैं चलती हूँ धारा दी, भाई के ठीक होते ही बहुत जल्द फिर मिलने आऊंगी। उसने धारा के हाथों पर हाथ रखा और फिर बाहर निकल गई। कुणाल धारा की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन कुणाल को बनाने के लिए फिर कोई चला आया। सर, बाहर आपको बुला रहे हैं। कुणाल फिर बाहर निकल गया। वो काफी व्यस्त हो गया था। अरिजीत को एयर एम्बुलेंस से ले जाने की तैयारी हो गई थी। वो लोग भी अरिजीत के साथ ही मुंबई जाने वाले थे। कबीर वहां आने को निकल चुका था। मुग्धा ने कबीर से भी सीधे वहीं पहुंचने को कह दिया था। इधर मुग्धा की बातें सुनकर धारा को पता चला था कि अरिजीत इतने दिनों से लगातार अस्वस्थ था और उसके साथ क्या बीती थी। मुग्धा ने बताया कि रिया भी उसे डिप्रेशन की हालत में छोड़कर चली गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि सब कुछ पवित्रा मैम के मन के मुताबिक हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ जो परिस्थितियां इतनी खराब हो गई? लेकिन अब क्या? मुग्धा ने कहा है कि भाई के ठीक होते ही वो उनको लेकर उससे मिलने आएगी। वो फिर से अरिजीत के सामने आ गई तो शायद खुद को संभाल नहीं पाएगी। काश अरिजीत उसके सामने ना आता। वैसे तो वो हर घड़ी आंखों में ही रहता था। वो उसे भूल ही कर पाई थी। लेकिन उसने और कुणाल ने सगाई की है, चाहे वो दुनिया को दिखाने के लिए ही हो, पर उसका परिचय सब लोग कुणाल की मंगेतर के तौर पर जानते हैं। जिस तरह वो डॉक्टर सुदीप के सामने टूटकर बिखर गई, वो क्या समझेंगे?
उनकी नजरों में उसकी क्या इमेज रहेगी। ये सब बातें जब कुणाल को पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी। वो कुणाल की तरफ देख भी नहीं पाएगी। स्वयं कुणाल ने भी उसके अरिजीत के लिए तड़प देखी है। आगे क्या होगा, इसके बारे में सोचकर वो बेहद बेचैन होने लगी। कैसे सामना करेगी वो कुणाल का, कुणाल के परिवार का। उसका परिवार उसके बारे में क्या सोचेगा। उन्होंने जिस खुले मन से उसे अपनाया है, उसकी हकीकत जानकर क्या वैसे ही सम्मान दे पाएंगे। फिर अगर अरिजीत से सामना हुआ तो वो क्या करेगी। पवित्रा मैम की घृणा भरी नजरें कैसे सहन कर सकेगी। वो उन लोगों का सामना नहीं करना चाहती। भले ही दिल में वो एक निष्ठ होकर उसे चाहती रहे, लेकिन उसकी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती और वो कुणाल को भी नहीं छल सकती। जिस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं है, उसमें बिना बात कुणाल और उसके परिवार को लपेटना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे इसका क्या परिणाम होगा, वो उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। लेकिन अब वो पवित्रा मैम का तिरस्कार और उनका हिकारत से भरा व्यवहार शायद सहन नहीं कर पाएगी। उसे पता है कि पवित्रा मैम को अगर उसके यहाँ होने का पता चल गया तो वो फिर से उस पर कोई इल्जाम लगा देगी। धारा का मन किया कि वो कुणाल से कहकर एक आखिरी बार अरिजीत को देख ले। फिर तो पता नहीं जीवन में कभी उसकी सूरत देखने को मिले ना मिले। फिर उसने अपने मन को कड़ा किया और अपनी भीगी आंखें पोंछी और उठ खड़ी हुई। अभी कुणाल व्यस्त है, उसे अभी निकलना होगा। वो यहाँ रही तो फिर उन्हीं उलझनों में फंस जाएगी जिनसे निकलने के लिए उसने इतनी कोशिश की है। वहीं पड़े लेटर पैड पर उसने जल्दबाजी में दो चार लाइनों में अपने जाने का लिखकर उसे वहीं बड़े बैन स्टैंड में दबा दिया। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसे गायब देखकर कुणाल परेशान हो जाए। उसका सामान वैसे ही पैक्ड रखा हुआ था। उसने अपना पिट्ठू बैग अपनी पीठ पर लादा और अपना सूटकेस धकेलती हुई कमरे से बाहर निकल आई। उसने बाहर आकर देखा, सूर्यवंशी लोगों के जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एयर एम्बुलेंस आ चुकी थी और अरिजीत को वहां तक पहुंचाकर उसमें शिफ्ट किया जाना था। वो चुपचाप पीछे वाले गेट से होते हुए बाहर निकल आई। सौभाग्य से फौरन ही उसे वहीं एक टैक्सी मिल गई और वह उसमें बैठ कर निकल गई। कोलाड से निकलते हुए बीते लम्हे उसकी पलकों तले नाचने लगे। उसे कुणाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था और इस तरह बिना उसे बताए आने पर वो बहुत शर्मिंदा थी। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब कुणाल के साथ खड़ी रह सके और बताकर आने पर कुणाल उसे कभी आने भी नहीं देता। कोलाड से जाकर वो अगले दिन शाम ढलने तक दार्जिलिंग पहुंच गई। डॉक्टर मिदुल और भानु उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। वो मानसिक तौर पर बिल्कुल टूटी हुई थी और उसके चेहरे पर दिख रहा था। डॉक्टर मिदुल ने उसके हाल को देखते हुए फौरन कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। उन्होंने जानकी से कहकर धारा को कॉफी भिजवा दी और अपनी दुखी बहन को देखकर परेशान भानु को लेकर बाहर निकल गए। उन्हें पता था कि धारा को थोड़ा समय चाहिए। वास्तव में धारा सारे रास्ते तो पत्थर बनी चली आई, लेकिन अपने घर में आते ही भानु और डॉक्टर मिदुल को देखते ही उसका दिल उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने का कुल करने लगा। क्यों नहीं उसके भाग्य में एक सीधी सादी जिंदगी है। अपने मन पर उसका इतना अधिकार क्यों नहीं है कि कुणाल के साथ खड़ी रहे, जिसने जब से मिला है उसे सपोर्ट ही किया है। क्यों अरिजीत की शक्ल पर नजर पड़ते ही उसका दिल टूट टूट कर बिखर गया। अरिजीत की सिवा सब कुछ भूल गई वो। रास्ते में पता नहीं कितनी बार कुणाल की कॉल आती रही, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे बताएं कि वो इस समय क्या महसूस कर रही है। कुणाल धारा की हालत अच्छी तरह समझ रहा था, पर उसे ये पता नहीं था कि धारा इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी। उसने धारा की लिखी लाइनें पढ़ते ही डॉक्टर मिदुल को फोन किया। डॉक्टर साहब भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। कुणाल से अरिजीत के एक्सेंट के बारे में जानकर वो समझ गए कि धारा वहां से क्यों चली आई है, लेकिन फिर भी कुणाल के लिए उन्हें बहुत बुरा लगा। धारा कब तक अपने अतीत में जीती रहेगी। धारा को अपनी कमजोरी से उभरना ही पड़ेगा। वो फिर से कमजोर नहीं पड़ सकती। डॉक्टर मिदुल उसे उन लोगों के सामने इस तरह कमजोर पड़ते नहीं देखना चाहते थे। अच्छी खासी जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी और वो फिर उसी कांटों वाली डगर पर चलकर अपने पैर लहूलुहान कर लेना चाहती थी।
वो अपनी बेटी को फिर उसी दुख में डूबते नहीं देख सकते। इधर अरिजीत को मुंबई के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल में ले जाया गया था। फौरन डॉक्टर्स ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया। उसे होश आ गया था, लेकिन दवाइयों के जेर असर वो पूरी तरह होश में नहीं था। पवित्रा जी का भी चेकअप करके उन्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया गया। रघुवीर साहब और मुग्धा का हाल भी खराब हो रहा था। कबीर आया तो उसने मुग्धा को उसकी मॉम के पास बिठाकर सारी भाग दौड़ संभाल ली। भगवान का शुक्र था कि अरिजीत के सर पर लगी चोट ज्यादा गंभीर सिद्ध नहीं हुई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसका खून काफी बह गया था, इसलिए उसकी हालत अभी तक स्टेबल नहीं थी। उसका बायां पैर 3 जगह से फ्रैक्चर था। दाहिने हाथ की कलाई की हड्डी में भी फ्रैक्चर था। सड़क पर गिरने और घसीट जाने की वजह से बहुत जगह की स्किन निकल गई थी और घाव हो गए थे। सर पर भी चोट लगी थी, लेकिन वो ज्यादा गहरी नहीं थी। लेकिन सर फट गया था और उसमें काफी स्टिचेस लगी थी। डॉक्टर्स ने अरिजीत से मिलने की परमिशन इस शर्त पर दे दी थी कि एक बार में एक ही व्यक्ति उससे मिल सकता है, और वो भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं। रघुवीर साहब को अपने सामने देखकर अरिजीत की आंखों में आंसू आ गए। रघुवीर साहब की आंखें भी गीली हो गई। उनका इकलौता बेटा मरते मरते बचा था। उन्हें लगा वो उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं सके। पवित्रा जी ने दूर से ही पट्टियों में लिपटे अपने बेटे को देखा और रो पड़ी। अरिजीत भी चुपचाप उन्हें देखता रहा। रघुवीर साहब बाहर खड़े थे। उन्होंने इशारे से पवित्रा जी को अरिजीत के सामने रोने से मना किया। मुझे बेहोशी में ऐसा लगा कि धारा मुझसे मिलने आई है। रात में जब मुग्धा उससे मिलने आई तो अरिजीत ने कमजोर आवाज में कहा। मुग्धा उसे बताना चाहती थी कि धारा सचमुच आई थी। उसके दिमाग पर ज्यादा जोर ना पड़े, इसलिए वह खामोश रहकर अपने भाई का हाथ सहलाती रही। वो थोड़ी देर जागता रहा और फिर दवाइयों की वजह से फिर सो गया। मुग्धा वापस आकर कबीर के पास बैठ गई। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुग्धा को अपने पास खींचकर उसका सिर थपथपाया। मुग्धा ने भीगी आंखों से उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया। मन ही मन मुग्धा सोच रही थी कि रिश्ता जुड़ते ही उसने परिवार की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर तरह से फैमिली का ध्यान रखना और साथ खड़े रहना। कबीर की इस खूबी के बारे में तो वो जानती ही नहीं थी। कबीर ही उन लोगों को जबरदस्ती खाना खिलाने ले गया। एक दिन पहले से उनके मुंह में चाय कॉफी के सिवा कुछ भी नहीं गया था। रघुवीर साहब कबीर के प्रति बहुत इमोशनल हो गए थे। उसने उन लोगों को एक बेटे की तरह ही संभाला था। अपना सब काम काज छोड़कर वो उनकी मदद के लिए भागा भागा चला आया था। इधर कुणाल को किसी तरह चैन नहीं पड़ रहा था। वो भले ही कोलाड में था, लेकिन उसका मन धारा में ही अटका हुआ था। धारा बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसका मन बहुत खराब हो रहा था। वो इस समय उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था, वरना उसका मन तो कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो दार्जिलिंग चला जाए। रात में जब धारा ने खाने को मना किया तो डॉक्टर मितुल का चेहरा गंभीर हो उठा। दादा, क्या हुआ दीदी को? भानु धारा को ऐसे देखकर उदास हो गया था। वो जब से आई थी गुमसुम सी अपने कमरे में ही पड़ी थी। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। हर समय तो इंसान खुश नहीं रह पाता, कभी कभी उदास भी हो सकता है। तुम्हारी दीदी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उन्होंने उसे प्यार से समझाया। किसी तरह दोनों ने ही उल्टा सीधा थोड़ा बहुत खाया और उठ गए। धारा ऐसे भूखी पड़ी थी, इसलिए उन लोगों से भी खाया नहीं गया। तुम सो जाओ बेटा, मुझे तुम्हारी बहन से कुछ बात करनी है। अभी 10 मिनट में आता हूँ। भानु एनीचा से धीमे कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो उसके जाने के बाद तक उसकी तरफ देखते रहे। धारा, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो धारा बिना बोले उठकर बैठ गई। बिटिया, कुछ बात करनी थी तुमसे, वो नरमी से बोले। जी दादा, आ जाइए, कहकर धारा संभल कर बैठ गई। डॉक्टर मितुल अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए। धारा पैर मोड़कर अपने बेड पर बैठी थी। 2 पल डॉक्टर साहब चुप रहे।
धारा की तरफ देखा तो धारा सर झुकाए नजरें बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मन नहीं लगा क्या कोलाड में? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछ लिया। धारा खामोश बैठी पहलू बदलती रही। बिटिया, उन्होंने स्नेह विकलित स्वर में पुकारा। क्या मुझे भी नहीं बताओगी? दादा, आपके कुणाल से बात तो हो गई होगी। उसने उसी तरह नजरें झुकाए हुए कहा। मुझे अपनी बेटी के मुंह से सुनना है कि क्या हुआ। वो अभी भी गंभीर थे। मैं क्या बताऊं दादा, वो बिगड़ी हुई आवाज में बोली। काश मैं कोलाड गई ही नहीं होती। डॉक्टर मितुल बोले। लेकिन बेटा, कोलाड में हॉस्पिटल ज्वाइन करने का फैसला तो तुम्हारा ही था, फिर क्यों परेशान हो? दार ने चौंक कर अपनी नजरें उठाकर पूछा। कि आपको कुणाल ने कुछ भी नहीं बताया? मेरी कुणाल से बात हुई थी। वो तुम्हारे अक्स मत चले आने से बहुत परेशान था। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इस तरह से आना पड़ा। डॉक्टर मिथुन ने कहा तो धारा पपक कर रो पड़ी। मेरी प्यारी बेटी, ऐसे रो मत, कहकर वो उठे और उन्होंने उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया। धारा वैसे ही रोती रही। लग रहा था कि उनकी नर्म प्यार भरी आवाज ने सारे बांध तोड़ दिए हैं। डॉक्टर मिदुल धारा से बोले। धारा बेटा, तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? ऐसे अपनी हिम्मत मत टूटने दो। मैं तुम्हारे बाबा जैसा हूँ। सच कहूँ तो तुम मेरी अपनी ही बेटी हो। तुम्हें इस हाल में देखना मेरे लिए कितना कष्टदायक है बता नहीं सकता। प्लीज संभालो अपने आप को। तुम्हारा छोटा भाई कितना परेशान है तुम्हें ऐसे देखकर। उसके बारे में सोचो। वो अब बड़ा हो गया है, समझदार है, सब समझता है। धार ने आंसू पोंछे और उनसे अलग होकर बैठ गई। लो, 2 घूंट पानी पी लो। उन्होंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो धारा ने मुश्किल से 1 घूंट पानी पिया। धारा, इधर मेरी तरफ देखो। बताओ बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम अरिजीत को देखकर परेशान हो गई हो। लेकिन ऐसा तो कभी ना कभी होना ही था बेटा। वो नर्म आवाज में उसे समझा रहे थे। दादा, मुझसे नहीं हो पाएगा, कहकर वो फिर सिसकने लगी। तो डॉक्टर मिदुल बोले। क्या नहीं हो पाएगा? तुम अरिजीत को अब भूल जाओ बेटा, वो वैसे भी आगे बढ़ चुका है। उसने तड़प कर डॉक्टर मिदुल के चेहरे की तरफ देखा। कुणाल ही तुम्हारे लिए राइट चॉइस है। हर इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ता है। कब तक अपने अतीत से चिपकी रहोगी? मैं मानता हूँ अरिजीत लाखों में एक लड़का है, लेकिन मत भूलो कि सूर्यवंशी लोगों की वजह से क्या क्या सहा है तुमने। धारा कह नहीं सकी कि अरिजीत का इसमें कोई दोष नहीं था। काश वो दादा से कह पाती कि अरिजीत उसके लिए क्या है। तुम कुणाल के मंगेतर हो, उसका क्या? वो निर्मम स्वर में बोले। वो नहीं चाहते थे कि धारा फिर उसे मानसिक पीड़ा से गुजरे। मैं कुणाल को किसी धोखे में नहीं रख सकती। ये उनके साथ अन्याय होगा। तो फिर मत करो अन्याय उसके साथ। वैसे भी तुमने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का सोचा था ना धारा। अरिजीत के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मेरी मानो भूल जाओ उसे। कुणाल बहुत चाहता है तुम्हें। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। उसके बारे में भी तो सोचो। कितनी रिस्पेक्ट करता है वो तुम्हारी। अपना सब कुछ भूलकर, सब काम छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आना चाहता है। वो उसे समझाते हुए बोले। नहीं नहीं दादा, अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, और कुणाल से तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आप उन्हें मना कर दीजिए। मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। वो कांपती हुई आवाज में बोली। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन पलायन किसी समस्या का हल नहीं है बेटे। तुम्हें इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि तुम कुणाल का सामना कर सको और सूर्यवंशी लोगों का सामना भी कर सको। वो 2 क्षण तक उसका चेहरा देखते रहे, फिर बोले। अब तुम आराम करो, और हाँ, किचन में खाना रखा है। मन ना हो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेना, वरना मैं खुद प्लेट लगा कर लाऊंगा तुम्हारी, और जबरदस्ती खिलाऊंगा, समझी? धार ने हाँ में सिर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिए और कमरे से बाहर निकल गए। इधर मुंबई में रघुवीर साहब ने हॉस्पिटल के पास ही एक आलीशान होटल में रूम्स ले रखे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना रुकने नहीं देते थे। और वैसे भी कबीर अपना सब काम धाम छोड़कर उनके साथ लगा हुआ था। पवित्रा जी को भी आराम की जरूरत थी। वो अभी तक केवल 2 बार ही अरिजीत से मिल पाई थी।
उनकी सेहत को देखते हुए डॉक्टर से उन्हें तनाव ना लेने और आराम करने की सलाह दी थी। उनका ब्लड प्रेशर बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था। मुग्धा उनका बहुत ध्यान रख रही थी। अभी वो सो रही थी कि फिर भी मुग्धा उन्हीं के पास बैठी हुई थी। कबीर दस्तक देकर अंदर आया। क्या कर रही हो? उसने धीमे स्वर में पूछा तो मुग्धा बोली, मॉम के उठने का इंतजार कर रही हूँ। आइए बैठ जाइए। कबीर आगे आकर बोला, अंकल हॉस्पिटल गए होंगे। हाँ, आने वाले होंगे। वो आ जाए तो लंच करते हैं सब लोग। आप यहीं बैठ जाइए ना। मुग्धा ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। लेकिन आंटी सो रही हैं। कबीर ने पवित्रा जी की तरफ देखा। वो दवाओं के असर में है, बैठ जाए ना। वहां अपने रूम में अकेले ही रहेंगे। ओके। वो मुस्कुरा कर वहीं पड़े सोफे पर मुग्धा के पास ही बैठ गया। मुग्धा, ये धारा कौन है? कबीर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, धारा? मुग्धा धारा का नाम सुनकर चौंक गई। आप कैसे जानते हैं धारा को? मैं कहाँ जानता हूँ। उसने मुग्धा के उत्तेजित चेहरे पर नजर डाली। जब मैं अरिजीत के पास था तो बेहोशी में वो बार बार धारा का नाम ले रहा था। धारा कौन है मुग्धा? तुम्हारी भाभी का नाम तो रिया है शायद। ओह, वो गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या बताऊं? वो इतना बोलकर चुप हो गई। वो धारा के बारे में क्या ही बताए। बहुत छोटी सी तो कहानी है उसकी। अब भाई की हालत देखकर उसे एहसास हो रहा था कि उसका भाई मन ही मन धारा से प्यार करने लगा था। जब तक धारा घर में थी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अरिजीत ने कभी भी अपने मन की भावनाएं किसी के सामने प्रकट नहीं की थी। वो तो बस धारा और भानु को सहारा देने और उनकी पढ़ाई के बारे में ही बात करता था। कबीर गौर से उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव देख रहा था। उसने हल्के से उसके हाथों पर थपकी दी और इशारे से क्या हुआ पूछ लिया। मुग्धा ने उसे धारा के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बता सकी कि उसकी मॉम ने धारा को कैसे निर्ममता से अपने घर से अरिजीत से दूर कर दिया था। मुग्धा बोली, कोलाड में उनसे मिली थी मैं। वो उसी हॉस्पिटल में थी। शायद इसलिए भाई भी उनका नाम ले रहे होंगे। कुछ बातों पर पर्दा ही पड़ा रहे तो अच्छा है। उसने मन ही मन सोचा। तुम्हारा भाई उस लड़की से प्यार करता है? कबीर ने गंभीर स्वर में घोषणा की। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो नजरें चुराती हुई बोली। मुग्धा, अपनी परेशानी बुरी हालत में इंसान उसे याद करता है जो उसके दिल के बेहद करीब हो। और जिस तरह से अरिजीत बार बार धारा का नाम ले रहा था, उससे लगता है कि उसके दिल में बसी है वो लड़की। वो उसकी बात नकारता हुआ बोला। तो मुग्धा बोली, लेकिन भाई ने कभी कुछ कहा नहीं। पता नहीं क्यों नहीं कहा, लेकिन ये तो तय है कि उसके दिल में धारा के लिए गहरा प्यार है। वो अपने दिल की दिल में ही रखे हैं। कबीर बिल्कुल श्योर था। मुग्धा खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वो और कुछ नहीं कहना चाहती थी जिससे बात और बढ़ती रहे। बाबा को फोन करके पता करती हूँ कितनी देर में आएंगे, नहीं तो मॉम को उठाकर कुछ खिला देते हैं। उन्हें भी दवाई देनी है। वो बात बदलते हुए बोली, तुम फोन कर लो, मैं 5 मिनट में आया, कहकर वो उठ गया। तो मुग्धा ने पूछा, कहाँ जाएंगे? कबीर ने जवाब दिया, बस अपने रूम में जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, कहकर वो बाहर निकल गया। कबीर के जाते ही पवित्रा जी ने करवट ली तो मुग्धा बोली, मॉम उठ जाइए, लंच की बात सुनिएगा। मुग्धा भी उठकर अपनी मॉम के पास चली आई। मुग्धा, तुम धारा के बारे में क्या कह रही थी? उन्होंने व्याग्रता से पूछा। आप सुन रही थी? उसने हैरत से पूछा। हाँ, मेरी आंख खुल गई थी। तुम बात मत लो, क्या कह रही थी तुम धारा के बारे में? क्या वो उस हॉस्पिटल में नर्स है? उनके चेहरे से बेचैनी झलक रही थी। नहीं, वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट संभालती है और बहुत जल्द हॉस्पिटल के ओनर से उनकी शादी होने वाली है। मुग्धा ने जवाब दिया। पवित्रा जी हैरानी से बोली, क्या? ये सुनकर पवित्रा जी के चेहरे का रंग उतर गया। लेकिन तुझे कैसे पता? वो बेचैनी से उठकर बैठ गई। पता है, और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वो चीफ डॉक्टर कुणाल की फियांसी है। पवित्रा जी बोली, मुग्धा, मुझे धारा से मिलना है, वो कहाँ मिलेगी? मुग्धा चौंक कर बोली, लेकिन क्यों मॉम? आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? पहले मिल लूं फिर बता भी दूंगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो एकदम से बेचैन हो गई थी। बाबा तो अभी हॉस्पिटल से आए नहीं हैं, आने वाले होंगे।
5 मिनट और देखते हैं, नहीं तो फोन करूंगी कि कितना समय लगेगा। उसने कहा। इतने में कबीर दोबारा कमरे में आ गया। उसे देखते ही मुग्धा चुप हो गई। पवित्र जी व्यग्रता की मूर्ति बनी बैठी रही। इधर कुणाल की बेचैनी चरम पर थी। वह उड़कर धारा के पास पहुंच जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर मृदुल ने उसे थोड़े दिन रुकने को कह दिया था। घर में सब लोग उसकी बेचैनी को महसूस कर रहे थे, लेकिन खामोशी से चीजें सुलझने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो कुणाल की हालत का असर उसके काम पर भी पड़ने लगा था। उसने सोचा था कि वो धारा के टूटे दिल में अपने प्यार से फिर जीने की उमंग भर देगा। अपनी कोशिशों से उसके सारे बुरे अनुभवों को धीरे धीरे मिटा देगा। चाहे जितना इंतजार करना पड़े वो करेगा। धारा खुद ब खुद उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी। अर्जित तो वैसे भी उसकी राह से हट चुका है। उसका विवाह हो चुका था और इतना उसे विश्वास था कि धारा अब कभी अरिजीत की तरफ मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन अरिजीत फिर उनके बीच चल आया और इस तरह से आया कि धारा का सारा संयम बाढ़ के पानी की तरह सारे किनारों को तोड़ गया। उसने खुद उस समय धारा की हालत देखी थी। हमेशा अपने परिवेश के प्रति सजग रहने वाली धारा बच्चों की तरह बिलख रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। आह! उसने अपना माथा पकड़ लिया। सोचते सोचते उसका दिमाग फटने को तैयार था। अरिजीत की हालत अब स्टेबल थी। उसकी बहन ने खुद फोन करके बताया था और धारा को भी बता देने को कहा था। उसकी बहन उसके प्रति भी बहुत कर्तव्य थी कि उसके हॉस्पिटल में अरिजीत की बहुत अच्छी देखभाल हुई। समय से इलाज मिल जाने की वजह से उसकी जान बच गई, वरना अत्यधिक मात्रा में खून बह जाने से उसका बचना संभव नहीं होता। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने अपने आप को व्यवस्थित कर कमिन कह दिया। सर, वो 2 बच्चे और उनकी माँ का आज डिस्चार्ज है, उसकी रिसेप्शनिस्ट बता रही थी। तो करिए ना डिस्चार्ज, इतनी सी बात के लिए मुझे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? उसने तनिक रूखे स्वर में कहा। सर, उनका बिल अरिजीत सूर्यवंशी ने पे करने को बोला था। थोड़ा एडवांस भी जमा किया था, लेकिन बिल बकाया है अभी, वो विनम्र स्वर में बताने लगी। वो 2 मिनट सोचता रहा, फिर बोला, जाने दीजिए उन्हें, उनका बिल बनाने की जरूरत नहीं है, उनको डिस्चार्ज कर दीजिए और उन्हें किसी दवा या टॉनिक की जरूरत हो तो स्टॉक में से दे देना। जी सर, जैसा आप कहें। उसने पीछे हटकर अदब से दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गई। कुणाल गहरी सांस लेकर उठा और बाहर निकल गया। वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर रिसेप्शन की तरफ आया तो रिसेप्शनिस्ट किसी से बात कर रही थी। जी मैम, मैं देख लेती हूँ, अगर सर बिजी नहीं है तो अभी आपकी बात करवा देती हूँ। उसने एक नज़र कुणाल की तरफ डाली और फिर कहने लगी, आप थोड़ा वेट करिए, मैं सर के केबिन में देख कर आती हूँ। जी जी मैम। ओके मैम। बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन है? कुणाल ने पूछा। सर, मिसेस पविता सूर्यवंशी का फ़ोन है, आपके बारे में पूछ रही थी, आपसे बात करने के लिए कह रही हैं। मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूँ, वो बोली। ठीक किया, अभी बोलना मैं व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में बात हो जाएगी, ओके। वो बोलते हुए आगे बढ़ गया। जी सर। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से फ़ोन मिला लिया। इधर मुंबई हॉस्पिटल में अरिजीत एकदम से उठा तो उसे लगा जैसे वो किसी गहरे सपने से जागा हो। दिमाग में पता नहीं कितनी धुंधली आकृतियां घूम रही थी। मुग्धा उसके बेड के पास पड़े सोफे पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। कबीर आज वापस चला गया था। उसके ऑफिस से बार बार कॉल आ रही थी। वैसे भी उसने बहुत भाग दौड़ की थी, अभी भी मजबूरी में ही उसे जाना पड़ा था। अरिजीत की तरफ से हलचल होते देखकर उसने किताब से आंखें हटाई तो अरिजीत उसे अपनी तरफ देखता मिला। भाई! वो फौरन उसके पास पहुंची। अरिजीत ने उसकी तरफ देखा और फीकी सी मुस्कान उसके होंठों पर चली आई। उसकी ऑक्सीजन की नली हटा दी गई थी और अब वो पहले से काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। कुछ चाहिए आपको? उसको इधर उधर देखते देख मुग्धा ने पूछा। मॉम और पापा कहाँ हैं? उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरते हुए पूछा। बाबा तो यही हैं, बुलाऊं क्या? बाहर बैठे हैं। अरिजीत ने नाम में सिर हिलाया और आंखें मूंद ली। कुछ चाहिए आपको? कुछ खाएंगे? मुग्धा ने फिर पूछा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, अरिजीत ने हौले से कहा। मैं नर्स को बुलाती हूँ, मुग्धा ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा।
उसने अरिजीत के बेड के पास लगे इंटरकॉम से एक बटन दबाया तो 2 मिनट के अंदर ही नर्स चली आई। मुग्धा ने उसे बताया कि अरिजीत के पैर में दर्द हो रहा है। तो उसने उसकी मेडिसिन में से एक नन्ही सी टैबलेट निकाली और अरिजीत को हल्के सहारे से उठाकर टैबलेट उसे खिला दी। 5 मिनट में आराम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। उसने मुस्कुराते हुए तकिए व्यवस्थित किए और अरिजीत को आराम से लिटा दिया। मुग्धा सोफे से उठकर उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। अरिजीत चुपचाप कमरे की छत घूर रहा था। अब कैसा लग रहा है आपको? मुग्धा ने प्यार से पूछा। पता है मुग्धा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तारा मुझे देखने आई थी। उसने बिना उसकी तरफ नजर फेरे कहा। मुग्धा का मन किया कि उसे बता दे कि उसका वहम नहीं है, वाकई धारा उसके पास थी। लेकिन आगे क्या होगा ये सोचकर वो चुप रह गई। इधर पवित्रा जी व्यग्रता से कुणाल से बात करने की राह देख रही थी। उन्हें बताया गया था कि अभी डॉक्टर कुणाल बहुत व्यस्त हैं और उन्हें जैसे ही समय मिलेगा वो कॉल कर लेंगे। वह अपने रूम में बैठी बेसब्री से उसकी फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। कुणाल ने भी उसे पूरा इंतजार कराने के बाद अपने लौटने के समय करीब 9 बजे फोन किया। रिसेप्शनिस्ट ने पवित्रा सूर्यवंशी को फोन करके बताया कि वो उन्हें कुणाल से कनेक्ट कर रही है और अब वो कुणाल से बात कर सकती हैं। हेलो। कुणाल की गंभीर आवाज सुनते ही पवित्रा जी बेचैन हो उठी। जी डॉक्टर, सबसे पहले थैंक यू, आपने मेरे बेटे की बहुत अच्छी केयर की। उसकी जान ही आपकी वजह से बची है। आपका जितना कृतज्ञ हो उतना ही कम रहेगा। वो बड़े नर्म स्वर में बोली। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो अनोखा हो। जान बचाने की कोशिश करना तो डॉक्टर की ड्यूटी होती है और वही मैंने किया। आपके बेटे की किस्मत अच्छी थी कि मेरे हॉस्पिटल के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी जगह कोई भी होता तो भी मैं यही करता। ऐसा मत कहिए, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। खैर, मुझे धारा से बात करनी थी, क्या आप मेरी बात करवा देंगे? वो फौरन सीधे अपने मतलब की बात पर आ गई। आपको मेरी फियांसे से क्या बात करनी है? कुणाल का स्वर रोखा हो आया। पवित्रा जी एकदम से सकपका गई। हाँ, अब वो उनके घर की नौकरानी नहीं, एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के मालिक की होने वाली पत्नी है। पता नहीं लोगों को इसमें क्या दिखता है, केवल शक्ल अच्छी होने से वो उनकी बराबरी तो नहीं कर पाएगी। पवित्रा जी बोली। आपकी फियांसे धारा ने आपको हम लोगों के बारे में नहीं बताया? उन्हें नहीं लगा था कि धारा से बात करने के लिए भी उन्हें ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी। आपको शायद पता नहीं है, धारा को मैं पहले से ही जानती हूँ। वो हमारे घर में जिस सब कुछ जानता हूँ मैं। वो उनकी बात काटता हुआ बोला। धारा ने मुझे सब कुछ बता रखा है। वो आपके घर में थी और फिर कैसे वहां से निकली, सब कुछ। उसकी आवाज में कटुता खुल गई। मुझे धारा से जरूरी बात करनी थी। आप उससे बात करवा दीजिए या फिर उसका नंबर दे दीजिए ताकि मैं खुद उसे फोन कर लूं। वो थोड़ी हारी हुई सी लग रही थी। कुणाल रूखे स्वर में बोला। मुझे धारा से पूछना पड़ेगा कि वो बात करना चाहती है कि नहीं। मैं आपका संदेश उसे दे दूंगा। अगर उसका मन हुआ तो वो स्वयं फोन कर लेगी। उसकी आवाज बदस्तूर रूखी थी। पवित्रा जी रिक्वेस्ट करते हुए बोली। मगर मेरी बात तो सुनिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कुणाल बोला। देखिए, मुझे काम से जाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि धारा को आपका मैसेज दे दूंगा। वो अगर चाहेगी तो खुद आपको फोन कर लेगी। ओके? कि अगर उसने फोन कर दिया, जिस तरह धारा ने बताया था, उसकी वजह से उसे पवित्रा जी पर बहुत गुस्सा था। फिर भी उसने अपने ऊपर काबू रखकर उनसे बात की थी। पता नहीं कब तक ये सूर्यवंशी लोग धारा के दिल और दिमाग से खेलते रहेंगे। अब वो उन लोगों से इतनी दूर है, फिर भी इन लोगों को चैन नहीं है। वो झुंझलाया हुआ सोचता रहा। उधर पवित्रा जी ने भी झल्ला कर फोन पटक दिया। जरा से दिनों में ही धारा इतनी बड़ी शख्सियत हो गई कि उन्हें उससे बात करने के लिए 10 उपकर्म करने पड़ रहे हैं। कल तक तो वो हाथ बांधे उनके सामने खड़ी रहती थी, उनके हुक्म पर उठती बैठती थी। पता नहीं क्या बताया होगा इस डॉक्टर को। ऐसी लड़कियां सिंपैथी गेन करने के लिए क्या कुछ नहीं करती। अगर अरिजीत को ठीक करने के लिए उसका होना इतना जरूरी नहीं होता तो वो क्या उसे घास डालती।
एक बार सामने आ जाए और फिर तो मनचाहे तरीके से काम करवा लूंगी। आखिर को केशव अभी तक उनके यहाँ नौकरी कर रहा है। क्या अपने मामा का इतना भी मान नहीं रखेगी वो लड़की? उन्होंने गहरी सांस ली और अपने को शांत करने की कोशिश करने लगी। ज्यादा आवेश में आना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी इस तरह से तो उनका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। उन्हें अपने गुस्से पर काबू करके प्यार से अपना काम निकलवाना है। एक बार अरिजीत ठीक हो जाए फिर वो किसी की परवाह नहीं करेंगी। पवित्रा जी अपनी सोच में गुम थी, पर वो नहीं जानती थी कि उस पहले वाली धारा और अब की धारा में जमीन आसमान का अंतर है। और ये बात तो पवित्रा जी को धारा से मिलकर ही पता चलने वाली थी। पर क्या अब धारा उनसे मिलने के लिए तैयार होगी? आगे क्या होगा? कैसी होगी पवित्रा जी और धारा की मुलाकात? क्या अरिजीत को भी धारा के बारे में पता चल जाएगा? अब सब कुछ कैसे ठीक होगा? क्या कुणाल धारा और अरिजीत के बीच से हट जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय।